हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट 6 करवाने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। संभवतः यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इतना डिस्कशन के साथ कराऊंगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में लोथल शहर जो था वो किस नदी पर स्थित है। तो हम लोग जानते हैं लोथल किस नदी पर स्थित है, तो भोगवा नदी पर स्थित था। अच्छा, लोथल पूछ लेता कि लोथल किस शहर में स्थित है, तो आपको क्या बताना, गुजरात के भोगवा नदी पर स्थित है। और ये लोथल जो है तो था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। और इससे एक प्रश्न आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमको सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का कण पूछेगा हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो चावल का कण भी हमको लोथल से प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? चावल का कण भी हमको यहीं से प्राप्त हुआ था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मौर्ययुगीन अधिकार तौल माप का प्रभारी था। तो माप तौल का प्रभारी मौर्य काल में क्या कहलाता था? दोस्तों, माप तौल का प्रभारी मौर्य काल में क्या कहलाता था? उसको कहा जाता था पौतवा अध्यक्ष। क्या कहा जाता था? पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, पाना अध्यक्ष किसको कहा जाता था? दोस्तों, मौर्य काल में वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। तो पाना अध्यक्ष किसको कहा जाता था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष मौर्य काल में क्या कहा जाता था? पनाध्यक्ष कहा जाता था। सुना अध्यक्ष पूछेगा कि किसको कहा जाता था? ये दोस्तों बूचड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। मौर्य काल में बूचड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। किसका? बूचड़ खाने का अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक। सीता अध्यक्ष पूछा जाएगा कि मौर्य काल में किसको कहा जाता था? दोस्तों, सीता अध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। अच्छा, मौर्य काल में वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को क्या कहा जाता था? दोस्तों, वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? मौर्य काल में रूपाजीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपाजीवी कहा जाता था। मौर्य काल का मुद्रा क्या था? मौर्य काल का मुद्रा क्या था? तो मौर्य काल का जो मुद्रा था उसको पन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पन कहा जाता था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? यहाँ फटाफट आप लोग ऑप्शन में देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है क्या? यह एक कौटिल्य का आत्मकथा है। बिल्कुल गलत, ये भी गलत है, नाटक तो नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हाँ मिलता तो है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास तो नहीं मिलता है, लेकिन इसके शासन के सिद्धांत जरूर मिलता है। तो मौर्य काल का जो बुक है अर्थशास्त्र, जिसका लेखक कौन है? चाणक्य। इसी का वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और बचपन का नाम क्या था? कौटिल्य। तो ये सब इसी का नाम है। तो इनके किताब से हमको मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। अच्छा, मौर्य वंश की जानकारी और हमको कहाँ से मिलता है? दोस्तों, मौर्य काल का इतिहास का पता हमको और कहाँ से चलता है? विशाख दत्त एक व्यक्ति है, विशाख दत्त। अब विशाख दत्त का किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। इनसे भी हमको मौर्य वंश का पता चलता है। और और पतंजलि का किताब का नाम है पतंजलि का किताब का नाम क्या है? महाभाष्य। पतंजलि के राइटर कौन है? महाभाष्य किताब है। महाभाष्य किताब का राइटर कौन है? पतंजलि। इससे भी हमको मौर्य वंश का पता चलता है। और एक किताब है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं महर्षि पाणिनि। कौन है? महर्षि पाणिनि। इसको हम लोग संस्कृत व्याकरण का पिता कहते हैं। इनसे भी हमको मौर्य वंश का पता चलता है। तो चलिए, इतने सारे पुस्तक से हमको मौर्य वंश का पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ तक समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय भारत का यात्रा किया था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, चीनी यात्री ह्वेनसांग को हर्षवर्धन को हम लोग यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। और इसको हम लोग नीतियों का पंडित कहते हैं। नीतियों का पंडित कहते हैं। हर्षवर्धन के समय ही ह्वेनसांग आया था कहाँ से? चीन से। और इसी के समय में बौद्ध धर्म का 5वां संगीति हुआ था। बौद्ध धर्म का 5वां संगीति भी पूछेगा किसके समय में हुआ था? इसी के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था पूछ लेता है तो बताना है कन्नौज में। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसी ह्वेनसांग को बना दिया गया था। अच्छा, ह्वेनसांग का किताब का नाम क्या है? सी यू की। क्या नाम है? ह्वेनसांग का बुक का नाम क्या है? सी यू की इसका किताब का नाम है। ये बात आपको याद रखना है। स्कंदगुप्त से क्वेश्चन याद रखना है। इन्होंने हुनों को 46 बार हराया था। कितना बार? 46 बार हुन को हराया था। ये गुप्त काल का सबसे अंतिम शासक है। चलिए नेक्स्ट, अगला आपके पास प्रश्न है, महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया किसका पुराना नाम है? तो भैया पटना का प्रारंभ में हम लोग 4 नाम से जानते थे। पटना, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद। तो ये 4 नाम पुराना किसका था? पटना का था। और कन्नौज का पुराना नाम क्या था? कन्नौज का पुराना नाम था कान्यकुब्ज महोदया। क्या नाम था? कान्यकुब्ज या महोदया, ये दोनों नाम था। तो आप लोग देखना कान्यकुब्ज या महोदया। ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है? तो हमको दिख रहा है कि महोदया दिख रहा है। तो इसका पुराना नाम क्या था? महोदया था, या कान्यकुब्ज भी हम लोग कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद का नाम दोस्तों 16वीं सदी के 16वीं सदी से पहले इसका नाम क्या था? प्रयागराज था। इसका पुराना नाम क्या था? प्रयागराज था। परंतु 16वीं सदी में अकबर ने क्या किया? इसका नाम चेंज करके इलाहाबाद रख दिया। और फिर आपको पता ही है कि 2018 में, कब? 2018 में इसका नाम पुनः इलाहाबाद को हटा करके प्रयागराज रख दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न 6ठे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो शैलकृत स्थापत्य का कौन उदाहरण है? तो आपको याद रखना है कैलाश मंदिर, जो कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफा में। हम सब जानते हैं कि एलोरा की गुफा जो है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक। और अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। एलोरा की गुफा संख्या 17, एलोरा की गुफा में 16 नंबर गुफा। कितना? गुफा संख्या 16 को हम लोग कैलाश मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश मंदिर कहते हैं। यह बात आपको याद रखना है। यह मंदिर शैलकृत स्थापत्य काल का उदाहरण है। तो इसलिए दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि शैलकृत स्थापत्य काल का उदाहरण इनमें से कौन सा मंदिर है? तो आपको बताना ऑप्शन नंबर सी कैलाश मंदिर, जो कहाँ स्थित है? ये एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर प्रशासन किया? नीचे दिए गए, इसको मिलाना है आपको। चलिए, सबसे पहले कौन वंश आया था आपको देखना है। हम लोग जानते हैं इसका ट्रिक होता है। क्या होता है? गुलाब खिलाओ तुम सेंट लो। क्या होता है? गुलाब खिलाओ। दिल्ली सल्तनत का ट्रिक होता है गुलाब खिलाओ तुम सेंट लो। देखो, गुलाब से होता है गुलाम वंश। कहाँ दिख रहा है? 4 हो गया। फिर खिलाओ से इसके बाद कौन सा वंश हुआ? गुलाम वंश के बाद में खिलाओ से खिलजी वंश 1 हो गया। 4 1 कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए 4 1 यही दिख रहा है। तो हमको यहीं पर देख करके हमको छोड़ देना है, लेकिन फिर भी हम मिला लेते हैं। तुम से क्या होता है? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश तो ऑप्शन में है ही नहीं, छोड़ देते हैं। सेंट से क्या होता है? सैयद वंश। कहाँ दिख रहा है? 3। लो से क्या होता है? लोधी वंश। कहाँ दिख रहा है? 2 में दिख रहा है। 4 1 3 2
कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो 1802 में दोस्तों बेसिन की संधि हुआ था। इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के बीच में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुआ था। एक्यूरेट डेट अगर पूछ ले तो 31 दिसंबर। ठीक, और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यह संधि जो हुआ था पूना के युद्ध के बाद हुआ था। किस युद्ध के बाद हुआ था? पूना के युद्ध के बाद यह संधि हुआ था अंग्रेजों और किसके बीच में? बाजीराव सेकंड के बीच में बेसिन की संधि। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए 8वां नंबर का प्रश्न हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न की ओर। चलिए 9वां नंबर का प्रश्न क्या है? 9वां नंबर का प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था और वो चर्च कहाँ है? तो बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण करवाई थी। यह एक क्या थी? यह एक नृत्यांगना थी। बेगम समरू कौन थी? यह एक नृत्यांगना थी और इन्होंने एक चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? नैनीताल में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बेगम समरू इसका जो कार्यकाल था यह कब से कब तक रही थी? 1753 से 1836 में। बेगम समरू या जो नृत्यांगना थी इसका कार्यकाल 1753 से 1836 में। 1836 में इनका मृत्यु भी हो गया था। ठीक, और इन्होंने दोस्तों एक क्या बनाया था? एक चर्च बनाई थी और चर्च का नाम क्या था? बेसिलिका ऑफ आवर। बेगम समरू ने कौन सा चर्च बनाई थी? यहाँ पर नाम हम लिख देते हैं, नैनीताल में। उस चर्च का नाम था बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस। यही चर्च का निर्माण करवाई थी। कहाँ? नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर बी द क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है 10वें नंबर का। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था। हाँ, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। यह मराठा और अफगान शासक के बीच में हुआ था और अफगान शासक ने किसको हराया था? मराठा शासक को हराया था। अफगान के शासक का जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली। कौन? मराठा शासक और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में हुआ था और इस युद्ध में अफगान शासक जीता था। कौन जीता था? पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन जीता था? तो जीता था कौन? अहमद शाह अब्दाली। अच्छा, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 15 नवंबर 1556 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का फर्स्ट बैटल पानीपत का कब हुआ था? 21 जून 1526 को। कब हुआ था? 21 जून 1526 को। और यह 1526 में किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार और बाबर की विजय हुई। लेकिन दूसरे युद्ध में दोस्तों अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें हेमू की हार और अकबर की जीत हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? औरंगजेब का मृत्यु दोस्तों 1707 ईस्वी में हो गया था। जब यह मरा तो इसके सत्ता को इसके पुत्र द्वारा संभाला गया था। उस पुत्र का नाम था बहादुर शाह प्रथम। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर इधर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और भी प्रश्न बताता हूँ औरंगजेब का द्वारा। औरंगजेब का कब्र पूछेगा कहाँ है? इसका दोस्तों कब्र है महाराष्ट्र के खुलदाबाद में। महाराष्ट्र के खुलदाबाद में इनका क्या है? कब्र है। इसको एक सूफी संत के बगल में दफनाया गया है। औरंगजेब ने क्या बनाया था? औरंगाबाद में अपने बाप शाहजहां का नकल किया और बीबी का मकबरा बनाया था। क्या बनाया था? बीबी का मकबरा, जिसको हम लोग ताजमहल का गंदा नकल या दक्षिण भारत का ताजमहल
इत्यादि नाम से हम लोग या दूसरा ताजमहल, ये सब नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? तो औरंगजेब की पत्नी का नाम, औरंगजेब को ईरान की लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद था और ईरान की राजकुमारी रबिया दुर्रानी से इन्होंने शादी किया था। किससे? रबिया दुर्रानी। इनकी पत्नी का नाम रबिया दुर्रानी था। ये बात आपको याद रखना है। और औरंगजेब याद रखना कि इन्होंने दक्षिण भारत को कभी नहीं जीत पाया था। इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में ही हो गया था। ये बात, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। जहांदार शाह, दोस्तों मुगल काल में जहांदार शाह का आपने नाम सुना होगा, जिसको हम लोग लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख पूछेगा किस मुगल बादशाह को कहते हैं, क्या बताना है? जहांदार शाह। मोहम्मद शाह, इसको हम लोग रंगीला के नाम से जानते हैं। अब इनके बारे में क्या ही कहना। मोहम्मद शाह रंगीला, यह दरबार में स्त्रियों का वेशभूषा धारण कर करके, उनके कपड़ों को पहन करके आ जाया करता था। वो तो छोड़िए, कभी कभी ये नंगा आ जाया करता था। कुछ ऐसे शासक भी हुआ करते थे दोस्तों, जिनके पैर में सोते वक्त जूता होता था लेकिन बदन में कपड़ा नहीं होता था। तो ऐसा ऐसा शासक था अकबर द्वितीय। इन्होंने दोस्तों याद रखना, राजा राम मोहन राय को राजा का उपाधि दिया था। राजा की उपाधि पूछेगा कि राजा राम मोहन राय को कौन दिया था? तो अकबर सेकेंड ने दिया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न। 11 नंबर का हो गया है, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? मुगल काल का जो दरबारी भाषा था दोस्तों, वो फारसी था। क्या था? फारसी था। तो ऑप्शन नंबर सी इधर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अच्छा, अंग्रेजों ने सिंध को जीता था, वह कब जीता था? तो दोस्तों यह जो जीता था, लॉर्ड एलन ब्रो के समय में जीता था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसको कब जीता था? 1843 ईस्वी में। कब जीता था? सिंध पर विजय कब हुआ था? 1843 ईस्वी में हुआ था। और उस समय भारत का वायसराय, ये कौन था? भारत का वायसराय था। वायसराय था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और आपको याद रखना है, अंग्रेजों ने सिंध को फतेह हासिल करने के लिए, सिंध को भारत में मिलाने के लिए, ब्रिटिश सम्राट में मिलाने के लिए हैदराबाद की लड़ाई और नियानी की लड़ाई लड़ा था। तो 2 लड़ाई लड़ा था। कितना लड़ाई लड़ा था? सिंध को ब्रिटिश प्रांत में मिलाने के लिए 2 लड़ाई लड़ा था। यही 2 लड़ाई जीत कर क्या किया गया? 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय इसको ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जानते हैं 1857 के क्रांति का नारा क्या था? नारा क्या था? तो नारा था कमल। 1857 के क्रांति का प्रमुख चिन्ह दोस्तों, प्रमुख चिन्ह पूछेगा तो प्रमुख चिन्ह था कमल और चपाती। क्या था? कमल और चपाती था। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। क्या था? चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो इंग्लैंड का पीएम था दोस्तों पामस्टन। कौन था? पामस्टन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी? तो विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से कौन वैध दिलाया था? तो विधवा पुनर्विवाह पहले क्या था? कानूनन अपराध था। लेकिन 1856 में, कब? 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ। क्या पास हुआ? विधवा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था दोस्तों? तो आपको क्या बताना, 1856 में पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ। इसके तहत दोस्तों क्या किया गया? विधवा को कानूनी रूप से विवाह करने का अधिकार दिया गया और कहा गया कि इनसे जो अब उत्पन्न संतान होगा वो संपत्ति का हकदार होगा। सफलता प्राप्त की थी। तो आपको क्या बताना है? क्वेश्चन क्या पूछा? पुनर्विवाह के संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने की सफलता प्राप्त की थी। कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने। और 1829 में सती प्रथा को इन्होंने हटाया था। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? सती प्रथा को भी क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। ये बात आपको याद रखना है। सती प्रथा को जो बैन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसका पत्रिका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ,
न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पत्रिका का क्या नाम था? सोम प्रकाश। क्या नाम था? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश। चलिए नेक्स्ट अगला है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन जो था, गांधी जी का चंपारण आंदोलन ये किस लिए हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार के चंपारण में किसानों से ज़बरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाया जाता था। तो नील का खेती से यानी चंपारण के किसानों से था। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? कहीं कुछ हरिजन के आधारों की सुरक्षा हो तो गलत बात है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो दोनों ऑप्शन गलत दिया हुआ है ये बगल। अब हम लोग यहाँ पर 17 नंबर के प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए 17 नंबर का प्रश्न का उत्तर कहाँ हमको मिलने वाला है? 17 नंबर, हाँ 17 नंबर का प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए नहीं, नील कर्मियों की समस्या के समान। नील का खेती जो करवाया जाता था कब? 1917 में, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। और इस समय चंपारण का किसान पूछेगा कि चंपारण में जो स्थानीय किसान था इसका क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया और यहाँ से नील के खेती पर से टैक्स हटाया और यहाँ से तिनकठिया पद्धति से मुक्ति दिलाया। तो यहाँ पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा पद्धति लागू था चंपारण के किसान पर? तो तिनकठिया पद्धति लागू था। कौन सा पद्धति लागू था? तिनकठिया पद्धति का संबंध पूछेगा किससे है? तो चंपारण के किसान से यानी नील की खेती से है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहे? तो 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट पद पर रहा था, वो कौन रहा था? दरअसल वो अबुल कलाम आज़ाद रहा था, क्योंकि इनके कार्यकाल में दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था। क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था, जिसके बाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं और ये सबसे ज़्यादा समय तक यानी कि 6 वर्ष तक रह गया था। और सबसे अगर अधिक समय तक जब पूछे तो आपको क्या बताना है? जवाहरलाल नेहरू। लगभग 8 बार रहा है। कितना बार? 8 बार रहा है। और ये 6 बार रहा है। कितना बार? 6 बार रहा है। ये बात आपको याद रखना है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष था। कांग्रेस का क्या था? युवा अध्यक्ष था। ये बात आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष था। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। या कांग्रेस का प्रथम अगर पारसी अध्यक्ष भी पूछे कौन था तो दादा भाई नौरोजी था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपसे प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एनी बेसेंट का पत्रिका आपको याद रखना है। इसका पत्रिका दूगो, न्यू इंडिया, क्या? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों पत्रिका इसका है। सरोजनी नायडू को हम लोग भारत कोकिला कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत कोकिला कहते हैं। और यह सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना को 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, वह कौन सा अधिवेशन था? तो वो दोस्तों था, कौन सा अधिवेशन था? तो वो था लाहौर अधिवेशन। कौन था? कराची। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? लाहौर अधिवेशन 1940 में। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1940 में। और इसी अधिवेशन में मोहम्मद जिन्ना ने क्या किया था? 2 नेशन थ्योरी क्या दिया था? मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत को पारित किया था, इनकी बात कहा था। और ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मोहम्मद जिन्ना को हम लोग पाकिस्तान में कायदे आजम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कायदे आजम के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि को त्याग दिया गया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1925 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला हत्याकांड। ठीक है, जालियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। और पंजाब का अमृतसर में कौन मंदिर है? स्वर्ण मंदिर, जो सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, जालियांवाला हत्याकांड जब हो गया था दोस्तों, उसमें क्या किया था? महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी ने भी अपना उपाधि को त्यागा था केसर ए हिंद। कौन सा? केसर ए हिंद के उपाधि को कहेगा कौन त्याग दिया था? तो महात्मा गांधी ने। और एक व्यक्ति था रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने सर की उपाधि को त्याग दिया था। कौन सा? सर की उपाधि को त्याग दिया था। ये बात आपको याद रखना है। और जालियांवाला हत्याकांड के बाद दोस्तों एक व्यक्ति थी एनी बेसेंट, जिन्होंने महात्मा गांधी को राजनीतिक का बच्चा कह दिया था। क्या कह दिया था? राजनीतिक का बच्चा कह दिया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गांधी जी कहाँ था? तो दोस्तों गांधी जी उस समय महाराष्ट्र में था। कहाँ था? महाराष्ट्र में था। ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन जब तक वो वहाँ से आते तब तक यह पूरा घटना घट चुका था। और जालियांवाला हत्याकांड के लिए दो कमेटी बनाया गया। उस कमेटी का क्या क्या नाम था? एक का नाम था तहकीकात कमेटी, फिर बनाया गया हंटर कमेटी। दोनों का संबंध जालियांवाला हत्याकांड के जांच से था। इस तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष MMM था, मदन मोहन मालवीय था। नेक्स्ट अगला है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल लीग आंदोलन में दिया गया था। अच्छा, ये होम रूल लीग आंदोलन दोस्तों कहाँ कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों 3 जगह चल रहा था। कहाँ कहाँ चल रहा था? तो पहला आपको याद रखना है, पहला चल रहा था महाराष्ट्र में। क्वेश्चन पूछेगा कि महाराष्ट्र में कौन चला रहा था? तो बाल गंगाधर तिलक चला रहा था। ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि यह मद्रास में भी चल रहा था। मद्रास में इसका नेतृत्व होम रूल लीग आंदोलन का एनी बेसेंट कर रही थी। फिर बिहार में पूछेगा कि होम रूल लीग आंदोलन का नेता कौन था? बिहार में इसका कौन था? बिहार में चलिए फटाफट बताइए, थोड़ा अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। बिहार में कौन था? मौलाना क्या नाम था? कोई मुस्लिम था, थोड़ा अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो आप लोग फटाफट कमेंट में लिख दीजिए, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तब तक याद आ जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके साथ, हाँ, मौलाना मजहरुल हक, याद आ गया। बिहार में इसका नेता कौन था? मौलाना मजहरुल हक था। ठीक है। और इन्होंने याद रखना, मौलाना मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम का स्थापना किया था। किसका किया था? सदाकत आश्रम का स्थापना पूछेगा कि कौन किया था? सदाकत आश्रम का स्थापना मौलाना मजहरुल हक, जबकि पवनार आश्रम का स्थापना विनोबा भावे ने किया था। ये सदाकत है। और इस सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए क्वेश्चन दोस्तों देखिए कितना बिहार दुर्गा में टफ पूछा गया है कि यह जमीन किसने दान दिया था? तो दोस्तों इस सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए जो जमीन दान दिया गया था वो दिया गया था खैरू मियाँ के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? खैरू मियाँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दोस्तों गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 वर्ष के भीतर आज़ादी दिला दूंगा, शर्त है बहिष्कार। आप विदेशी कपड़ा, विदेशी कॉलेज, ये सब का कब किया गया था? विदेशी वस्तु, ये सब का किया गया था असहयोग आंदोलन के समय में। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन, जो कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और इसी दिन दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। तो बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के दिन यह आंदोलन को शुरू किया गया था। यह बात आपको याद रखना है। और असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला पुरुष पूछे, गिरफ्तार होने वाला पुरुष पूछे, तो पुरुष आपको बताना है मोहम्मद अली। क्या बताना है? मोहम्मद अली। अब महिला पूछे तो बसंती देवी कौन थी? चित्तरंजन दास की पत्नी थी। नेक्स्ट, अच्छा, दांडी मार्च ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को हुआ था। समुद्र के पानी से नमक निकालकर नमक कानून का उल्लंघन करना। और गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुआ था, 30, 31, 32। 1930, 1931 और 1932, ये तीनों बार 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो भारत का यहाँ क्या हो गया? 22 नंबर का। दोस्तों ये रहा आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैं इससे आगे कल में वीडियो लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप शेयर कीजिए। और हाँ, रोज़ क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल ITIHASKI इतिहास की DUNIYA 99 पर उपलब्ध हो जाता है। वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।